हेलो बच्चों, मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है और मैं आज आप लोगों को इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय और वर्तमान में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज के बीए प्रथम वर्ष के पेपर फर्स्ट इतिहास विषय के कोर्स के अनुसार जो है वीडियो बना करके और आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं और आगे भी आपको ये वीडियो मिलते रहें, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। और आज मैं आपको जो है यूनिट फर्स्ट का जो है सिग्निफिकेंट सोर्स मटेरियल ऑफ मेडिवल इंडिया, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल, ये जो है आपको बताऊंगा, इसके विषय में समझाऊंगा। तो देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत sources of medieval Indian history। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की जानकारी प्रमुख रूप से दो साधनों के द्वारा प्राप्त होती है। एक तो साहित्यिक स्रोत हैं। प्रथम साहित्यिक स्रोत, जिन्हें हम लिटरेरी सोर्सेस कहेंगे। और दूसरे पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल। अब यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के साधन, साधन को हम इस तरीके से दो भागों में बांट लें। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक, दूसरा है पुरातात्विक। यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इनको पुनः जो है, अब ये जो है इसके तीन भाग फिर हो जाएंगे।
एक भारतीय स्रोत यानी इंडियन सोर्सेज, इंडियन। दूसरा हो जाएगा विदेशी स्रोत, यानी फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज। और तीसरा हो जाएगा फरमान व पत्र, यानी ऑर्डर्स एंड लेटर्स। इसी प्रकार से पुरातात्विक स्रोतों को भी जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स, दूसरे को हम सिक्के आब्लिक मुद्राएं यानी कॉइन्स, और तीसरी बात को टाइप को हम अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस, इस रूप में हम बांट सकते हैं। यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के साधन को इसके 2 भाग, एक तो साहित्यिक स्रोत लिटरेरी सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो साहित्यिक स्रोत में भारतीय स्रोत यानी कि जो भारतीय लेखकों ने ग्रंथों को लिखा है वो इसमें आ जाएंगे। विदेशी स्रोत में जो विदेशी यात्री आए हैं यहाँ पर, उन्होंने जो देखा है भारतीय समाज को, उन्होंने जो लिखा है वो विदेशी स्रोत में आ जाएंगे। और फरमान व पत्र राजाओं ने, सुल्तानों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को या विदेशी राजाओं के पास जो लेटर्स वगैरह लिखे हैं वो जो है इसमें आ जाएगा, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जो फरमान ऑर्डर्स वगैरह दिए हैं वो इसमें आ जाएंगे। इसी प्रकार से पुरातात्विक स्रोत में, स्मारक में, जैसे जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, मकबरे हैं या भवन हैं, वो सारी चीज़ें स्मारक में आ जाएंगी। सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, जो शासकों ने, सुल्तानों ने, राजाओं ने जो सिक्के मुद्राएं जो चलाई हैं तो वो सब इसमें आ जाएंगे। और अभिलेख जो उन्होंने ताम्रपत्रों में या शिलाओं में, स्तंभों में जो कुछ भी उन्होंने लिखवाया है वो सारे जो है अभिलेख के अंतर्गत आ जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हुई? हाँ, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि मध्यकाल में आपका जो कोर्स है वो 1206 से 1526 ईस्वी, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का समय दिया हुआ। मध्यकाल तो वैसे मुगल काल, मध्यकाल में मुगल काल भी आता है, लेकिन आपको मुगल काल के विषय में जो है यहाँ पे नहीं पढ़ना, या मुगल काल के जो साहित्य हैं या जो पुरातात्विक सामग्री हैं उसके विषय में यहाँ पे नहीं पढ़ना है। यहाँ पे केवल आपको 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक के साहित्य ग्रंथों या पुरातात्विक सामग्री के विषय में ही पढ़ना है। तो इस समय पे मैं आपको ये बताऊं कि इस काल में फारसी भाषा के ग्रंथों की संख्या जो है अधिक रही, और फारसी भाषा के ग्रंथों को किन्होंने लिखा, ये विशेष रूप से उलमा वर्ग ने लिखा। और उलमा जो है धार्मिक व्यक्ति होते थे,
तो इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो इस्लाम, जो भी तुर्कों ने यहाँ जीत हासिल की, तो उन्होंने इसको इस्लाम की जीत माना, इन्होंने इसकी इस्लाम की जीत माना और तुर्कों के शासन को इन्होंने इस्लामी शासन की संज्ञा दी, इस्लामी शासन की संज्ञा दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके ग्रंथों में एक प्रकार से एक पक्षी वर्णन किया गया है, यानी विजेताओं का वर्णन किया गया है, और जो शासित वर्ग है यानी हिंदू वर्ग है या अन्य धर्मावलंबी हैं, इनके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है या ठीक नहीं लिखा गया है। ये दुख की बात है कि उस काल का कोई भी ऐसा साहित्यिक ग्रंथ, हिंदू साहित्यिक ग्रंथ, हिंदू का लिखा हुआ साहित्यिक ग्रंथ नहीं मिलता है जिससे उस काल के शासकों की, जो शासन में नहीं थे, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को, उनकी दशाओं को जो है जाना जा सके, समझा जा सके। और इस कुछ भक्ति और सूफी संतों ने भी जो है लिखा है, लेकिन उनका जो वर्णन है वो उतना महत्व नहीं रखता है। स्मारक जो पुरातात्विक सामग्री है, पुरातात्विक सामग्री में जैसे मैंने बताया कि मंदिर, मस्जिद और सिक्के, अभिलेख, इनसे जो है जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से विदेशी जो यात्री आए, उनसे जो है जो कुछ भी उन्होंने लिखा, भारतीयों के विषय में देखा, उनसे जो है उनकी भारतीयों के विषय में जो है जो रहन सहन है, धर्म है, दर्शन है, तो जो कुछ भी उन्होंने देखा वो सब उन्होंने लिखा। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि चूँकि बहुतायत में फारसी ग्रंथ मिले, तो इस काल के जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनको जो है उनका समझदारी से अध्ययन किया जाना चाहिए, तभी हम उस काल के इतिहास को निष्पक्ष ढंग से समझ सकते हैं। इस काल में जो है अनेक जो साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए, उनमें एक है किताबुल हिंद। किताब उल हिंद, किताबुल हिंद, ये अरबी भाषा का ग्रंथ है। ये अरबी भाषा का ग्रंथ है, इसे अबू रेहान अल बरूनी ने लिखा था। अब अबू रेहान अल बरूनी, ये इनका जो जन्म है वो खारिज में हुआ था। महमूद गजनवी ने इन्हें गजनी बुला लिया था, लेकिन रुष्ट हो गए थे और इनको जो है बंदी गृह में डाल दिया था। बाद में पेशावर, लाहौर, मुल्तान में भी इन्होंने बंदी का जीवन जिया। इनकी धर्म, शास्त्र, दर्शन, इतिहास और गणित में रुचि रही, तो इसी क्षेत्र में जो है ये लिखते रहे। जब भारत में आए तो इन्होंने संस्कृत भाषा सीखी। यहाँ पर गणित, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, दर्शन का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और यहीं पर जो है इस पुस्तक को जो है इन्होंने जो है 11वीं शताब्दी में लिखा। और 11वीं शताब्दी में जो ये ग्रंथ लिखा, इससे इस काल के 11वीं शताब्दी के भारतीयों के रहन सहन और जीवन की जो है जानकारी मिलती है, उनकी संस्कृति की जानकारी मिलती है। दूसरी पुस्तक, हाँ, दूसरा जो है ताज उल मासिर, इसके लेखक हैं रुद्र उद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी।
ताजुल माशिर के लेखक रुद्दुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी हैं। इन्होंने मोहम्मद गोरी के भारत में आक्रमण के समय से लेकर के इल्तुतमिश के शासनकाल यानी 1229 ईस्वी तक के इतिहास को लिखा है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के शासनकाल में रहे और उस काल में जो कुछ भी देखा वो इन्होंने लिखा। ये चूँकि तुर्कों की विजय के बाद प्रथम लेखक थे, दरबारी लेखक थे, तो इसलिए एक तरीके से ये प्रथम इतिहासकार हुए, सरकारी इतिहासकार हुए। और इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा ताजुल माशिर, ये प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। तीसरा है तबकात ए नासिरी। इस पुस्तक की रचना मिनहाज उस सिराज ने की। इस पुस्तक की रचना मिनहाज उस सिराज ने की। इन्होंने भी मोहम्मद गोरी के भारतीय अभियान के समय से और 1260 ईस्वी तक का जो वृत्तांत था उसे लिखा। कई घटनाओं का इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा था, इसलिए इनका जो वर्णन है वो प्रामाणिक माना जाता है। इनकी जो मेधा शक्ति है वो काफ़ी तीव्र थी। वो अपने जो किशोरावस्था है उसके समय का भी जो है इनको काफ़ी ज्ञान था जो इन्होंने लिखा। इस ग्रंथ में 23 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में इन्होंने गुलाम सुल्तानों के विषय में लिखा है। एक पुस्तक है चचनामा। यह 8वीं शताब्दी का ग्रंथ है। यह मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। इस ग्रंथ का अनुवाद कुबाचा के शासन काल में किया गया था। इस ग्रंथ से इस बात की जानकारी मिलती है कि अरबों ने सिंध पर कैसे आक्रमण किया था और सिंध के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, सिंध के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। 5वें में हम अमीर खुसरो के ग्रंथों को लिखेंगे। अमीर खुसरो के ग्रंथों का हम वर्णन करेंगे। अमीर खुसरो के ग्रंथ हम लिखेंगे। अमीर खुसरो फारसी और अरबी भाषा के एक अच्छे जानकार थे। इन्हें साहित्य, इतिहास और कला के विषय में जो ज्ञान था और इन्हीं क्षेत्रों में इन्होंने पुस्तकों को लिखा है। ये पहली जो इनकी जो मैं लिखूंगा एक पुस्तक है इनकी किरान उस सादेन। किरान उस सादेन
जो पुस्तक है इसमें इन्होंने पिता बुगरा खां और पुत्र सुल्तान कैकुबाद के विषय में लिखा है और इसमें लेखक ने बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। दूसरी पुस्तक है मिफ्ताह उल फुतूह। इस पुस्तक में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन किया गया है। एक पुस्तक है देवल रानी खिज्र खां। इस पुस्तक को आसिका भी कहते हैं। इसमें देवल रानी और खिज्र खां के प्रेम संबंधों का वर्णन किया गया है। एक पुस्तक है नूह सिपहर। इसे नूह सिपहर में जो है लेखक ने देश की प्रशंसा की है। इसमें ये अपने को हिंद का तोता कहते हैं। इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अर्थात इन्होंने लिखा इसमें कि अगर उसे वतन और धर्म में से एक को चुनने को कहा जाए तो वो वतन को चुनेंगे। एक पुस्तक है खजाइन उल फुतूह। एक पुस्तक है खजाइन उल फुतूह। इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का वर्णन किया गया है और इसके साथ साथ उसके राज्यकाल में जो मंगोलों के आक्रमण हुए उनका भी वर्णन किया गया है। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए अब मैं विराम देता हूँ। शेष भाग आगे मैं अगले वीडियो में दूंगा।